हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी एजेस 001। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने क्लास 12 की जो हमारी हिस्ट्री है उसका चैप्टर 3 जो था किनशिप क्लास एंड कास्ट, उसको जो था डिस्कस कर रहे थे। इसके पिछले वीडियो के अंदर जो था हमने इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है और ओवरव्यू जो है, ठीक है, उसको जो था डिस्कस किया था। साथ ही साथ में हमने थोड़ा बहुत जो था वो महाभारत के ऊपर जो था डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों जो था हमारे जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब हमारे जितने भी टॉपिक्स या फिर सब टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं वो सबके सब जो होता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स के और 8 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है बहुत ज्यादा जो होता है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी लिबर्टी जो होता है बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको 3 मार्क्स के अंदर या फिर 8 मार्क्स के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। सो प्लीज कोई भी होता लापरवाही मत कीजिएगा, ध्यान से होता पढ़िएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है बेसिकली अबाउट फैमिलीज, परिवार के बारे में हमको देखना है। देखिए दोस्तों, एंशिएंट सोसाइटी के अंदर बेसिकली हमारे क्या था, और आज भी ये बात है, जो फैमिलीज होती थी, ठीक है, जो परिवार होता था वो बेसिकली क्या था, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो थी वो सोसाइटी की हुआ करती थी। ठीक है, परिवार जो थे या फिर फैमिली जो थे वो हमारे एंशिएंट सोसाइटी के, हमारे प्राचीन समाज की जो थी सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो थी वो हुआ करती थी। ठीक है, ये आज भी जो होती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो था हमारे ये भी बताया गया है कि जो एंशिएंट सोसाइटी के अंदर, ठीक है, प्राचीन समाज के अंदर हमारे जितनी भी फैमिलीज रहा करती थी, जितने भी परिवार रहा करते थे, वो बेसिकली आइडेंटिकल बिल्कुल भी नहीं होते थे। ठीक है, वो मतलब आपस में जो था उनके अंदर एकदम एक दूसरे से सिमिलर हो ऐसा बिल्कुल भी जो था उस समय नहीं होता था। ठीक है, जो फैमिलीज होती थी वो आइडेंटिकल नहीं होती थी। ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होती थी, इसका मतलब जो था ये है कि उस समय के समाज के अंदर, उस प्राचीन समाज के अंदर जो भी परिवार, जो भी फैमिलीज रहा करते थे, उनके अंदर क्या था, उन सबके बीच में जो था बहुत सारे तरीके के डिफरेंसेस जो थे हुआ करते थे। जैसे कि कुछ फैमिलीज के अंदर था वो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं, ठीक है, परिवार के अंदर कितने सदस्य हैं उसको लेकर के डिफरेंसेस थे। ठीक है, किसी परिवार के अंदर था बहुत ही कम फैमिली मेंबर थे, जिनको आज हम स्मॉल फैमिली कहते हैं, आप सभी को पता है। कुछ फैमिलीज होते थे उनके अंदर क्या था, ज्यादा फैमिली मेंबर होते थे, जिनको आज हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस जो था वो एक्चुअली क्या था, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स को लेकर के हो रहा था, जिसको मैंने अभी आपको बताया। दूसरा डिफरेंस जो था वो ये था दोस्तों कि कभी कभी क्या होता था, जो फैमिलीज होती थी, ठीक है, उनके अंदर क्या था, जो मेंबर्स होते थे, ठीक है, जो सदस्य होते थे, उनमें जो रिलेशन होता था, फैमिली मेंबर्स के बीच में जो रिलेशन होता था उसमें भी होता है हमको कहीं कहीं डिफरेंसेस देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए, आज होता क्या है कि आज जितनी भी फैमिलीज हैं, ठीक है, उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका आपस में क्या होता है, ब्लड रिलेशन होता है। ठीक है, उनका आपस में खून का रिश्ता होता है। ठीक है, और ऐसे सारे लोग जिनका आपस में ब्लड रिलेशन होता है वो सब मिलकर के फैमिली बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या था, एंशिएंट सोसाइटी के अंदर जो फैमिलीज होती थी उनके अंदर जो मेंबर होते थे उनका आपस में ब्लड रिलेशन तो होता ही था। ठीक है, उनका आपस में खून का रिश्ता तो होता ही था, लेकिन एंशिएंट सोसाइटी के अंदर क्या था, कभी कभी कुछ ऐसी भी फैमिलीज होती थी जिनमें क्या था, कुछ ऐसे मेंबर, ठीक है, जिनका क्या था आपस में ब्लड रिलेशन नहीं होता था, उनको भी फैमिली के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता था। जैसे कि कजिन्स हो गए, ठीक है, कजिन्स हो गए आपके। अब आपके कजिन्स का होता है आपका, देखिए, रिलेशन तो होता है लेकिन ब्लड रिलेशन होता है वो बेसिकली नहीं होता है। लेकिन कुछ फैमिलीज उस समय के सोसाइटी में ऐसी भी होती थी जो कि कजिन्स को भी क्या था, अपनी फैमिली का जो था वो पार्ट मानती थी, अपने परिवार का जो था पार्ट मानती थी, जो कि इनके ब्लड रिलेशन के अंदर नहीं भी होते थे, तो भी इनको उसके बावजूद भी जो था ये इनको फैमिली के मेंबर, अपने परिवार का सदस्य जो था मानती थी। ठीक है, ऐसे कुछ केवल फैमिलीज होती थी, सारी फैमिलीज ऐसे नहीं होती थी। तो हम यहां से जो होता है बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो एंशिएंट सोसाइटी के अंदर जो फैमिलीज होती थी उनके अंदर जो मेंबर्स होते थे उनका आपस में ब्लड रिलेशन भी होता था, और इसके साथ साथ क्या था, कुछ फैमिलीज का आपस में जो कुछ फैमिली मेंबर्स होते थे उनके बीच में कभी कभी नॉन ब्लड रिलेशन भी हुआ करता था। ब्लड रिलेशन के साथ साथ नॉन ब्लड रिलेशन भी कहीं कहीं भी हमको एंशिएंट सोसाइटी के फैमिली के अंदर देखने को मिली है। बस यही केवल क्या था, रिलेशंस में डिफरेंसेस थे उस समय की जो फैमिलीज होती थी एंशिएंट सोसाइटी की, उनमें। इसके साथ साथ दोस्तों कभी कभी एक्टिविटीज को लेकर के डिफरेंसेस थे। ठीक है, कुछ फैमिली के लोग जो था वो कुछ करते हैं, कुछ फैमिली के मेंबर होता है वो कुछ कर रहे हैं। ठीक है, जो काम करते थे फैमिली के मेंबर्स जो होते थे उनमें भी क्या था, डिफरेंसेस होते थे। ठीक है, आज भी होता है। ठीक है, आप सभी को पता है। इसके साथ साथ दोस्तों होता है एक बात यहाँ पे जो होती है वो ये बताई गई है कि जो फैमिलीज होती हैं, ये फैमिलीज जो थे बेसिकली एक पार्ट थे, या फिर आप कह सकते हो एक कंपोनेंट था
एक कंपोनेंट हुआ करते थे हमारे किनफॉल्क के। ठीक है, अब ये किनफॉल्क क्या होता है, देखिए ये किनफॉल्क जो होता है दोस्तों बेसिकली एक्चुअली में ये नेटवर्क होता है बहुत सारे रिलेटिव्स का। ठीक है, बहुत सारे रिश्तेदारों का जो एक झुंड होता है। ठीक है, बहुत सारे रिश्तेदार है मान लीजिए। ठीक है, इतने सारे आपके होता रिश्तेदार है, इन सभी का जो एक नेटवर्क होता है मिलकर के जो बनता है वो हमारा कहलाता है किनफॉल्क। ठीक है, और ये फैमिलीज जो थी वो बेसिकली क्या थी, इसी किनफॉल्क का, ठीक है, ये जो नेटवर्क बना हुआ है बहुत सारे रिलेटिव्स का, उसका एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट जो थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जो थी वो हुआ करती थी। इसको आप अपने जो होता है डेली लाइफ के एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए आप होता है वो गुप्ता फैमिली है। ठीक है, कोई भी XYZ फैमिली आप मान सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप गुप्ता फैमिली है। ठीक है, गुप्ता फैमिली के होने के इस गुप्ता फैमिली के अंदर क्या होगा, आपकी फैमिली भी होगी। ठीक है, आपके चाचा की भी फैमिली होगी और बहुत सारे से 5-6 लोगों की फैमिली होगी। ठीक है, मान लीजिए इस गुप्ता फैमिली के अंदर 5 जो थे वो फैमिलीज हैं, तो ये पांचों फैमिलीज का, ठीक है, जो ये है, ठीक है, जो इसके अंदर आते हैं, ठीक है, जितने भी रिलेटिव्स होंगे, ठीक है, मान लीजिए आपकी फैमिली आती है, आपके चाचा की आती है और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये जो आपके जो पूरे के पूरे जो रिश्तेदारों का जो ये झुंड बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा जो रिश्तेदारों का जो पूरा का पूरा नेटवर्क इसके अंदर बना हुआ है, ये हमारा बेसिकली कहलाएगा किनफॉल्क। ठीक है, अब इस किनफॉल्क के अंदर, इस पूरे के पूरे जो नेटवर्क के अंदर क्या है, आपकी जो फैमिली है वो भी क्या है, इस पूरे के पूरे नेटवर्क का एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट तो है। तो उसी तरीके से क्या था, जैसे आज फैमिलीज क्या थी, ये जो रिलेटिव्स का नेटवर्क होता है उसका एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होती है। उस समय के सोसाइटी के अंदर भी क्या था, जो फैमिलीज होती थी वो भी क्या थी, रिलेटिव्स के जो थी जो नेटवर्क होता था उसका एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हुआ करती थी। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें तो समझ में आ गई होंगी। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एक बात ये भी है कि जो फैमिली मेंबर्स होते थे वो आपस में जो था फूड हो गए, ठीक है, रिसोर्सेस हो गए, इन सब की जो था आपस में शेयरिंग करते थे। ठीक है, मिल बांट करके जो था इनको खाते थे, जैसा कि आज भी होता है। इसके साथ साथ दोस्तों वो साथ मिल करके काम भी क्या करते थे, ठीक है, एक दूसरे की मदद क्या करते थे, एक दूसरे के साथ जो था मिल करके क्या था, बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस परफॉर्म क्या करते थे, जितनी भी प्रथाएं होती थी, पूजा पाठ होते थे, वो सब के सब जो था वो साथ मिल करके किया करते थे। जैसा कि आज आप करते हैं, ठीक है, साथ मिल करके त्योहार वगैरह मनाते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या था, उस समय की सोसाइटी के अंदर जो फैमिलीज होती थी, जो फैमिली मेंबर होते थे, साथ मिलकर के काम करते थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते थे, फूड रिसोर्सेज शेयर करते थे। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे आप एक अंदाजा जो होता लगा सकते हैं कि उस समय के जो फैमिली मेंबर्स होते थे उनमें आपस में काफी अच्छे रिलेशन, काफी आप कह सकते हैं भाईचारा, ठीक है, प्रेम जो था वो बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, लेकिन इस एग्जाम्पल से आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि उस समय के फैमिली मेंबर्स के बीच में लड़ाइयां जो थी वो नहीं होती थी। ठीक है, प्यार मोहब्बत के साथ साथ क्या था, लड़ाई भी होती थी। जैसे कि आपने महाभारत की स्टोरी तो सुनी होगी, महाभारत के अंदर भी क्या था, फैमिली मेंबर्स ही थे, लेकिन फिर भी क्या था, उनके बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी। ठीक है, जिसको आज पूरा बहुत सदियों से उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो प्यार मोहब्बत जो था, ठीक है, भाईचारा जो था वो तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ फैमिली मेंबर्स के बीच में लड़ाई भी होती थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों एक बात जो होती है वो ध्यान रखने वाली जो है वो ये है कि ये जितनी भी बातें अभी हमने फैमिलीज के बारे में डिस्कस की है, ये सारे के सारे बेसिकली जो होता है जो समाज का जो प्रिविलेज वर्ग था, ठीक है, जो प्रिविलेज वर्ग था उससे रिलेटेड है। ठीक है, जितनी भी बातें हैं ये सारी के सारी प्रिविलेज वर्ग जो था, जैसे रूलिंग ग्रुप हो गए या फिर और जो अपर कास्ट के लोग होते थे उनसे रिलेटेड है। ठीक है, समाज के जो निचले वर्ग की जो फैमिलीज होती थी उनके फैमिलीज के बारे में हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनके पास कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें जो क्लास के जो सोसाइटी के प्रिविलेज वर्ग होते थे उनसे रिलेटेड है। ये बात जो था जरूर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक जो था, जो कि बहुत आसान था, वो समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली है आइडियल ऑफ पेट्रिलिनी। ठीक है, आइडियल ऑफ पेट्रिलिनी। अब ये बेसिकली था क्या, पेट्रिलिनी का सिद्धांत। अब ये था क्या बेसिकली, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, जो हमारी एंशिएंट सोसाइटी जो थी, ठीक है, जो हमारा प्राचीन समाज जो था वो बेसिकली एक पैट्रियार्चियल सोसाइटी था, पैट्रियार्चियल सोसाइटी था। ठीक है, पैट्रियार्चियल सोसाइटी से मतलब आप होता क्या है, पैट्रियार्चियल सोसाइटी का मतलब बेसिकली होता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था, मेल डोमिनेटेड
सोसाइटी थी ये, ठीक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी ये, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा जो एंशिएंट सोसाइटी जो था वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था, जहां पे क्या था, जो मेल होते थे वही क्या करते थे, फैमिली को, सोसाइटी को जो थे वो हेड करते थे, ठीक है, उसका नेतृत्व करते थे, उसको डोमिनेट करते थे हमारे समाज को, ठीक है। जो मेल होते थे और फीमेल होते थे उनके बीच में इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी। मेल्स को क्या था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा जो था उनको प्रिविलेज जो था फीमेल्स के कंपैरिजन में दिया जाता था, ठीक है। जैसे कि मेल्स को बहुत सारे राइट मिले होते, फ्रीडम उनको मिली हुई थी, सारी की सारी चीजें जो थी वो मेल्स को मिलती थी, प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज, सब कुछ जो था मेल को मिलता था। फीमेल को क्या था, सिर्फ और सिर्फ चार दीवारी के अंदर था उनको रहने के लिए मजबूर किया गया था। आप सभी को पता होगा, ठीक है। ये हमारी पूरी एंशिएंट सोसाइटी की जो थी वो कंडीशन थी, ठीक है, इस पैट्रियार्चल सोसाइटी के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे जो होता है आपके लिए जो ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि क्योंकि हमारी जो एंशिएंट सोसाइटी जो थी, ठीक है, जो हमारा प्राचीन समाज जो था वो पैट्रियार्चल सोसाइटी था। पैट्रियार्चल सोसाइटी होने की वजह से क्या था, ठीक है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था के ऊपर आधारित होने की वजह से क्या था, जो मेल होते थे, ये मेल्स क्या होते थे, एक तरीके से फैमिली की, ठीक है, किसी भी परिवार की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती थी, जितने भी रिसोर्सेस होते थे, या आप मान लीजिए जो राजगद्दी होती थी, वो सारी की सारी चीजें क्या होती थी, फैमिली के जो मेल्स होते थे, ठीक है, उनको मिला करती थी, ठीक है। इस पैट्रियार्चियल सोसाइटी के अंदर या फिर इस पेट्रिलिनी के सिद्धांत के अंदर क्या था, समाज के अंदर जो फैमिलीज होती थी, उन फैमिलीज की जितनी प्रॉपर्टीज, रिसोर्सेज होती थी, राजगद्दी होती थी, जो कुछ भी होता था, पैसा होता था, वो सारी की सारी चीजें क्या थी, फैमिली के मेल्स को मिलती थी, ठीक है। फैमिली के जो मेल्स होते थे उनको क्या था, उनमें क्या था, बंटवारा हो जाता था। वो सारी की सारी चीजें क्या थी, फीमेल्स को जो था बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, ठीक है। मेल्स को जो था सारी की सारी चीजें वो उनके फादर के डेथ के बाद मिल जाती थी, ठीक है। जैसे कि इसको मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, इनके 3 बच्चे हैं मान लीजिए, ठीक है, 1 2 3। जब इनकी डेथ होगी तो इनकी यहाँ पे जो पिताजी होंगे, ठीक है, इनकी जितनी प्रॉपर्टी होगी, जितने रिसोर्सेस होंगे, पैसा होगा, जो कुछ भी होगा, वो इक्वली तीनों के बीच में बढ़ जाएगा। फिर मान लीजिए इनके बीच इनके 2 बच्चे हो गए, ठीक है, 1 2 2। फिर क्या होगा, जब इनकी डेथ होगी तो इनकी जो प्रॉपर्टी रिसोर्सेस होंगे वो इनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे करके क्या था, जो चीजें होती थी, ठीक है, जो प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज या फिर जो राजगद्दी होती थी, वो क्या होती थी, फादर से सन को जाती थी, सन से ग्रैंडसन को जाती थी, ठीक है। ऐसे करके क्या था, चीजें चला करती थी, ठीक है। सिर्फ मेल्स को मिला करती थी, फीमेल के लिए इसके अंदर क्या था, बिल्कुल भी कोई स्कोप जो था वो नहीं होता था। यही जो पूरा का पूरा सिस्टम दोस्तों हमारा जो है कि सारी की सारी चीजें फादर टू सन, सन टू ग्रैंडसन जाएगा। इसी को दोस्तों हमारा जो पेट्रिलिनी का सिद्धांत होता है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का समाज होता है, इसको हम पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जो सिद्धांत है उसको हम कहते हैं। अब इस पेट्रिलिनी का, ठीक है, जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत जो है, ठीक है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जो सिद्धांत है, इसका हमको बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो हमको महाभारत के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। जो महाभारत की स्टोरी है उसके अंदर आपको इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक बहुत अच्छा जो होता है वो एग्जाम्पल देखने को मिलता है। जैसे कि आप महाभारत की जो स्टोरी है, ठीक है, जो सेंट्रल स्टोरी है, ठीक है, कौरवों की और पांडवों की, उसी को अगर देखें तो इनके बीच में जो लड़ाई हुआ था वो कहीं ना कहीं जो पेट्रिलिनी का सिद्धांत था, ठीक है, ये इसका जो था काफी जबरदस्त रोल जो था इनके बीच में लड़ाई को लेकर के था। कैसे था, देखिए, कौरव थे और पांडव थे, ये बेसिकली क्या था, एक ही वंश से जो था बिलोंग करते थे, ठीक है, जिसका नाम क्या था, कुरुवंश। कुरुवंश से जो दोनों के जो था बिलोंग करते थे, ठीक है, जो कि शायद ये हस्तिनापुर के ऊपर जो था राज किया करते थे, हस्तिनापुर के ऊपर जो था ये राज किया करते थे, ठीक है, कुरुवंश के लोग। इसके अंदर क्या था, कौरव थे और पांडव थे। पांडव के जो थे, जो पिताजी होते थे वो पांडु थे, ठीक है, जिनके नाम पे इनको पांडव कहा गया था। कौरवों के जो पिता जो थे वो धृतराष्ट्र थे, ठीक है, धृतराष्ट्र जो थे इनके पिता थे। अब पेट्रिलिनी के सिद्धांत के अनुसार क्या था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार क्या था, जो कुरुवंश की जितनी भी चीजें थी, ठीक है, जो राजगद्दी जो थी किसको मिलनी थी, धृतराष्ट्र को मिलनी थी, क्योंकि ये बड़े थे, पांडु क्या थे, छोटे थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जो धृतराष्ट्र थे वो हैंडीकैप थे, अंधे थे, इसलिए क्या था, जो राजगद्दी होती थी वो इनको नहीं मिल सकती थी। राजगद्दी किसको चली गई, पांडु क्या में चली गई। लेकिन पांडु की जो होती है क्या होती है, मृत्यु हो जाती है बहुत जल्द, जिसकी वजह से क्या होता है, जो धृतराष्ट्र होते हैं इनको एक तरीके से केयर टेकर किंग जो होता है वो बना दिया जाता है, ठीक है, कि क्योंकि ये पांडव कौरव उस समय छोटे होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, तो इस तरीके से इसके लिए क्या होता है, पांडु की डेथ के बाद राजा जो होता है एक केयर टेकर किंग इनको बना दिया जाता है। अब मुद्दा जो होता है यहाँ पे उठता है कि
कौरवों का यहाँ पे कहना होता है, ठीक है, कौरवों का यहाँ पे कहना होता है कि कुरु से क्या था, जो गद्दी मिली थी, ठीक है, वो पिता हमारे क्या थे, बड़े थे। तो पेट्रिलिनी के सिद्धांत के अनुसार क्या था, कौरवों का कहना था कि क्योंकि पिता हमारे बड़े थे तो राजगद्दी किसको मिलेगी, हमारे पिता को मिलेगी। पांडवों का यहाँ पे कहना था कि इसी पेट्रिलिनी के सिद्धांत के अनुसार कि नहीं, कुरु की जो गद्दी थी वो हमारे पिता को मिली थी, पांडु को मिली थी, ठीक है। तो पांडु के अनुसार क्या था, जो गद्दी होती है वो हमको मिलनी चाहिए। कौरव कह रहे थे नहीं, गद्दी जो होती है उसके असली अधिकार हमारे पिता हैं, इसलिए हमको मिलनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं ना कि गद्दी जो होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो पेट्रिलिनी के सिद्धांत के यहाँ पे चल रही थी, और इसी की वजह से क्या होता है, वो हमारा है, वो हमारा है, ऐसे कह रहे थे, और इन्हीं के बीच में क्या हुआ, इसी की वजह से लड़ाई हुई। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पेट्रिलिनी का सिद्धांत है, इसका एक बहुत ही जबरदस्त रोल जो था वो कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई को था लेकर के था। मेरा आपको यहाँ से सवाल है कि आपके अनुसार क्या लगता है कि जो हस्तिनापुर की जो गद्दी थी, इसके असली उत्तराधिकारी जो थे कौन थे, कौरव या पांडव? कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं। आप अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू जो था, अपना खुद का जो था जो आप जो सोचते हैं, ठीक है, जिसको भी आप असली उत्तराधिकारी मानते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो पेट्रिलिनी का पूरा सिद्धांत था वो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक बात जो थे वो देखने में ये वाली है कि जो पेट्रिलिनी का सिद्धांत जो था, ठीक है, जो पेट्रिलिनी का हमारा जो आइडियल जो था, ये बेसिकली समाज के जितने भी क्या होता था, जो डायनेस्टीज होती थी, डायनेस्टीज मतलब कि जो राजा महाराजा होते थे, रूलर्स वगैरह होते थे, उनके द्वारा क्या था, ये पेट्रिलिनी का सिद्धांत जो था वो सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता था। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली जो है वो ये है कि जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर जो मंत्र हैं, जो भी मंत्र वगैरह लिखे गए हैं, उन मंत्रों के अंदर भी होता है हमको कहीं कहीं पे पेट्रिलिनी का जो सिद्धांत है उसकी झलक जो होती है वो देखने को मिलती है, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर जितने भी मंत्र हैं जिनको ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया है, उन मंत्रों के बीच में भी हमको कहीं ना कहीं पेट्रिलिनी के एविडेंसेस, पेट्रिलिनी व्यवस्था का झलक जो होता है देखने को मिलता है, जिसके यहाँ पे हमारे जो इतिहासकारक हैं उनका ये मानना है कि पेट्रिलिनी का सिद्धांत जो था इसको रूलर फैमिली जो थी वो तो फॉलो करते ही थी, लेकिन इसके साथ साथ क्या था, जो समाज के जितने भी जो वेल्दी या फिर अपर क्लास के लोग होते थे, जो वो भी क्या थे, इस पेट्रिलिनी के सिद्धांत को जो था फॉलो क्या करते थे। अपर और वेल्दी क्लास के मतलब क्या, जैसे कि ब्राह्मण्स, ये भी क्या थे, राजा महाराजाओं की तरीके से जो पेट्रिलिनी का सिद्धांत जो था, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो थी उसके सिद्धांत को जो था वो फॉलो क्या करते थे। आई होप आपको सारी की सारी बातें जो तो समझ आ गई होंगी। और हाँ, यहाँ पे एक बात जो है तो वो ये है कि ये पेट्रिलिनी का सिद्धांत जो था इसके अंदर हमको कहीं ना कहीं पे कभी कभी क्या था, डिफरेंसेस भी देखने को मिलते थे, ठीक है। डिफरेंसेस कैसे होते थे, मान लीजिए कोई पिता है, ठीक है, कोई फैमिली है, इनके कोई जो है पुत्र जो था नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में क्या होता था, जो गद्दी होती थी वो किसको जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता था, जो पेट्रिलिनी का जो सिद्धांत जो था वो कहीं कहीं फेल हो जाता था, ठीक है। ऐसे कंडीशन में जब क्या था, पुत्र नहीं होते थे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता थी, जो गद्दी होती थी या फिर जो प्रॉपर्टी होती थी वो सन के बजाय क्या था, भाइयों को चली जाती थी। कहीं पे क्या था, जो दूसरे राजा महाराजा जो होते थे उनके हाथों में चली जाती थी, सॉरी दूसरे किंग्स के हाथों में चली जाती थी। और कहीं कहीं पे बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस के अंदर क्या था, जो घर के जो राजगद्दी होती थी, जो चीजें होती थी, जो प्रॉपर्टी वगैरह होती थी, किसी बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर क्या था, वुमेन्स को भी जो थे मिल जाया करती थी। इसके अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रभावती गुप्ता जी का, ठीक है, प्रभावती गुप्ता जी का जो था सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। महिला थी लेकिन उनको फिर भी प्रॉपर्टी, राजगद्दी जो थी वो सब कुछ मिला था, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस जो है वो पेट्रिलिनी का है, ये इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपको आंसर लिखने में जो है काफी ज्यादा नंबर जो है प्रदान करेगा, सो प्लीज इसको ध्यान जरूर रखिएगा। तो इस टॉपिक के अंदर दोस्तों जो होता है वो इतनी बातें बताई गई हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है रूल्स ऑफ मैरिज। रूल्स ऑफ मैरिज। अभी मैंने आपको दोस्तों बताया कि हमारी जो एंशिएंट सोसाइटी जो थी बेसिकली कैसी थी, पैट्रियार्चल सोसाइटी थी, ठीक है, पितृसत्तात्मक अर्थव्यवस्था थी, जिसमें क्या था, सोसाइटी के अंदर मेल्स को क्या था, फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा प्रिविलेज इंपॉर्टेंस जो था वो दिया जाता था। अब मेल्स को जो था फीमेल के ऊपर आखिरकार इतना इंपॉर्टेंस जो था वो क्यों दिया जाता था,
ठीक है। इसके तो बहुत सारे ऐसे जो थे जनरल कारण थे, जैसे कि कुछ लोगों का मानना था, ठीक है, कि मेल्स जो है वो फीमेल से फिजिकली जो होता है ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। कुछ लोगों का मानना था कि जो मेल्स होते हैं, ठीक है, वो बाहर के जितने भी काम करते हैं उनके लिए कैपेबल हैं, उनको करने के योग्य हैं। फीमेल जो है बाहर के जितने भी काम होते हैं, ठीक है, चाहे लड़ाई मतलब युद्ध वगैरह हो, ठीक है, या फिर और जितने भी काम होते हैं उनके लिए फीमेल जो होते हैं वो सक्षम नहीं है। इसके वजह से क्या था, फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। लेकिन इसका जो सबसे मेन कारण जो था, जो मुख्य कारण जो था वो ये था कि जो मेल होते हैं, ठीक है, आज भी जो था ये जो विचारधारा है, ठीक है, जो मानसिकता है वो अभी भी बहुत जगह पे फैली हुई है। लोग जो थे उस समय मानते थे कि जो मेल होते हैं वो क्या करेंगे, हमारे फैमिली का, ठीक है, हमारे वंश का जो था उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसी की वजह से, क्योंकि मेल्स को क्या था, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला माना जाता था, इसी की वजह से क्या था, मेल्स को जो था फीमेल के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो था वो दिया जाता था, ठीक है। वहीं पे क्या था, जो फीमेल होती थी उनको कुछ भी नहीं मिलता था, ना उनको कोई राइट था, ना कोई फ्रीडम था, ना उनको प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर कोई शेयर मिलता था। उनके लिए क्या था, सिर्फ कुछ चीजें थी, ठीक है, जैसे कि उनको जन्म दो, उनको बड़ा करो और एक सही समय पे क्या करो, उनकी मैरिज जो होता है वो कर दो, ठीक है, उनकी शादी जो होता है वो कर दो। बस उनके लिए जो था उस समय, ठीक है, इतना ही जो था महिलाओं को उस समय मिलता था समाज के अंदर, ठीक है। आज भी बहुत सारी जगहों पे हमारे भारत के अंदर यही जो होते वो माइंडसेट जो होता है वो चलता जा रहा है, ठीक है, कि उनको जन्म दो, बड़ा करो और उनकी शादी कर दो। सिर्फ यही चीजें क्या थी उस समय की एंशिएंट सोसाइटी में चलती थी, और आज की सोसाइटी में भी बहुत जगह जो होती है वो चीजें अभी भी फैली हुई हैं। तो इसके वजह से क्या था दोस्तों, क्योंकि फीमेल्स के लिए क्या था, सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीजें जो थी वो लिमिटेड थी, ठीक है, बहुत ही कम चीजें जो थी उनको मिली हुई थी। इसके वजह से क्या था, जो कन्यादान का जो प्रथा जो था, ठीक है, अभी आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए जो एक चीज अवेलेबल है सोसाइटी के अंदर वो है मैरिज, सिर्फ और सिर्फ क्या, मैरिज, ठीक है, और उनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक इस वजह से क्या था, क्योंकि उस समय महिलाओं के लिए कोई बहुत ज्यादा विशेष अधिकार नहीं थे, तो कन्यादान जो था क्या था, उस समय हर एक पिता का जो था, हर एक फादर की जो थी एक ड्यूटी जो थी, एक रिलीजियस ड्यूटी जो थी वो बन गई थी। कन्यादान प्रथा जो थी वो हर एक पिता के लिए उस समय एंशिएंट सोसाइटी के अंदर एक रिलीजियस ड्यूटी जो थी, एक कल्चरल ड्यूटी जो थी वो बन चुकी थी, जिसको हर एक पिता को निभाना ही होता था। अगली बात दोस्तों हमारे यहाँ पे जो था वो बता गई है, हाँ, हम मैरिज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मैरिज के जो दोस्तों बहुत सारे फॉर्म होते थे, जैसे कि एक होता है एक्सोगैमी होता है। एक्सोगैमी मतलब होता है जब आप अपना जो कुल होता है, ठीक है, उसके बाहर शादी करते हैं, मैरिज आउटसाइड यूनिट। अब ये यूनिट जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मान लीजिए आपका कुल है, आपका परिवार है, आपका कोई ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर किसी से ब्याह ना करके आप अपने ग्रुप या अपने कुल के बाहर ब्याह करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्सोगैमी कहते हैं। वही दूसरा फॉर्म जो होता है वो इंडोगैमी होता है। इंडोगैमी क्या होता है, जब आप मैरिज जो होता है अपने खुद के कुल या अपना खुद का कोई ग्रुप होता है, या आपका अपना खुद का कोई वंश का होता है, जब उसी के अंदर शादी कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडोगैमी कहते हैं, यानी कि मैरिंग इनसाइड द यूनिट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे दा नहीं लगा, ठीक है। तो उस समय के एंशिएंट सोसाइटी के अंदर क्या था, ये वाला जो फॉर्म जो था मैरिज का, ठीक है, एक्सोगैमी, ये काफी ज्यादा उस समय प्रेवलेंट था और काफी ज्यादा मतलब कि उस समय काफी ज्यादा प्रचलित था, और काफी ज्यादा इसी को जो था सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल भी जो था माना जाता था, ठीक है, कि आपको शादी जो होती है वो अपने जो कुल है, अपना जो ग्रुप है उससे बाहर करनी है, ठीक है। आज भी होता है, आप अपनी मौसी या फिर बुआ जो होता है उससे शादी नहीं करते हैं, ठीक है, अपने कुल के अंदर शादी नहीं करते हैं, ठीक है, बाहर जो होता है, ठीक है, करते हैं अपने कुल के। बिल्कुल ठीक उसी समय क्या था, एक्सोगैमी की जो प्रैक्टिस जो थी वो काफी ज्यादा सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल और प्रेवलेंट जो थी वो थी। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो हमारे जो कुछ संस्कृत टेक्स्ट हैं, ठीक है, जैसे कि धर्मशास्त्र हो गया, धर्मशास्त्र हमारे हो गए, या फिर हमारे जो धर्मसूत्र हैं, ठीक है, ये सारे हमारे जो टेक्स्ट हैं, ये सभी टेक्स्ट के अंदर दोस्तों बेसिकली 8 फॉर्म जो हैं, ठीक है, 8 फॉर्म्स जो है वो मैरिजेस के उनको होता है डिस्कस किया गया है, ठीक है। शादी करने के जो होता है 8 फॉर्म्स को होता है इन धर्मसूत्र के अंदर और धर्मशास्त्र के अंदर डिस्कस किया गया है, जिसमें से जो 8 के शुरू के जो 4 हैं, इन 8 में से जो शुरू के 4 हैं उनको होता है एक गुड फॉर्म ऑफ मैरिज बताया गया है, ठीक है, मतलब कि शुरू के 4 को होता है शादी करने की, ठीक है, जो होते हैं इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही अच्छा फॉर्म जो होता है उनको माना गया है, जबकि जो लास्ट के 4 हैं इसमें से, इस 8 में से जो लास्ट के 4 फॉर्म्स जो है मैरिज के, ठीक है, जो लास्ट 4 फॉर्म जो है मैरिज के उनको होता है वो उनकी निंदा की गई है,
ठीक है, उनको जो होता है बेकार बताया गया है, ठीक है, उनकी निंदा की गई है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो होता है हमारे इतिहासकार जो होता है उनका मानना यह है कि उस समय के सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ब्राह्मण्स का जो था डोमिनेंस था, ठीक है, अपर क्लास के लोगों का डोमिनेंस था, तो ऐसा पॉसिबल है कि जो शुरू के ऊपर के चार हैं, ठीक है, ये हो सकता हो ये ब्राह्मण्स के, ठीक है, जो ब्राह्मण्स के जो नोशन थे, ब्राह्मण्स के नॉर्म्स के अनुसार हो, ठीक है, मतलब कि ब्राह्मणों के जो रीति रिवाज थे उनके आधार पे जो था आधारित हो, और जो बाकी के चार जो थे ये हो सकता है ये ब्राह्मणों के जो नोशन थे, ठीक है, जो ब्राह्मण्स के जो रूल थे उनके आधार पर ये हो सकता है आधारित ना रहे हो, इसके वजह से क्या होता है इनको बेकार या फिर इनको निंदा जो है की गई है, ठीक है, इनको एक बैड फॉर्म जो था मैरिज का बताया गया है, ठीक है, इसी के वजह से, क्योंकि ये हो सकता है ब्राह्मण्स के जो रीति रिवाज थे या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो सही ना हो, इसकी वजह से इनकी जो है निंदा की गई है, ठीक है। आई होप आपको जो है सारी की सारी बातें जो थी वो समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों आज के अंदर जो था बेसिकली देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि धर्मसूत्र क्या होते हैं, ठीक है, धर्मशास्त्र या फिर धर्मसूत्र क्या होते हैं, ये बेसिकली एक तरीके के हमारे संस्कृत टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, एक तरीके से हमारे कुछ संस्कृत टेक्स्ट होते हैं, ठीक, जिनके अंदर क्या होता है बेसिकली सोशल कोड को डिस्कस किया गया है, ठीक है, सोशल कोड को जो होता है डिस्कस किया गया है, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ बेसिक बातें बता रहा हूं, अगर आप इनके बारे में डीप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बेसिक जो होता है बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये एक तरीके के संस्कृत टेक्स्ट होते हैं जिसके अंदर क्या होता है सोशल कोड को होता है डिस्कस किया गया है, ठीक है, मतलब समाज के अंदर जितने भी ग्रुप रहते हैं वो क्या करेंगे, उनका फंक्शन क्या होगा, उनका रोल क्या होगा, उनकी प्रैक्टिसेस क्या होंगी, वो सारी चीजें जो होती हैं हर एक ग्रुप के लिए इन्हीं धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अंदर होता है वो डिस्कस की गई है। इनकी रचना जो तो ब्राह्मणों ने की थी, आप सभी को पता है, ठीक है, कि जैसे कि किंग जो होंगे वो क्या करेंगे, सिर्फ युद्ध करेंगे, ब्राह्मण जो होंगे वो स्टडी करेंगे, ठीक है, यज्ञ वगैरह करवाएंगे, शूद्र जो होंगे वो जितने भी काम होते हैं, ठीक है, जो जैसे कि डेथ लोगों को होता है उनको जलाने वगैरह का, ठीक है, उनको अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग ग्रुप के कौन कौन से काम थे। तो ये जितनी भी चीजें होती थी, ठीक है, ग्रुप से रिलेटेड कि उनके फंक्शन रोल क्या होंगे सोसाइटी के अंदर, वो सारी की सारी चीजें इसी धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अंदर डिस्कस की है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें तो समझ आ गई होंगी। आज के सेशन के अंदर उतना हम यहीं तक कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक जो काफी अच्छा है और काफी ज्यादा थोड़ा सा लंबा है, तो इसके अंदर होता है जो ड्यूरेशन होगा काफी लंबा हो जाएगा, तो उसको हम अगले टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।